जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 8 जुलाई 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये यूपीएससी और खास तौर पर जो विधि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। आज की चर्चा में देखिए ब्रिक्स समिट से लेकर भारत की आर्थिक स्थिति, गवर्नेंस, कानून और हाँ विज्ञान तक कई टॉपिक्स कवर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था अभी। जी, इस बार का थीम था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, और ये रियो घोषणा के साथ खत्म हुआ। एक बड़ी बात ये हुई कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया मेंबर बन गया है। हाँ बिल्कुल। और इंडोनेशिया के अलावा भी 10 नए भागीदार देश जुड़े हैं ना, जैसे बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, ये सब। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। हाँ, सही कहा। और अगर नतीजों की बात करें तो यूएनएससी सुधारों की मांग काफी जोरों पर थी। मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लिए 27 सीटों की मांग। और हाँ, क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन मार्केट पार्टनरशिप, इस पर भी बात हुई। अच्छा। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भी वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की पहल हुई है। ग्लोबल एआई गवर्नेंस और जॉइंट स्पेस काउंसिल बनाने पर भी सहमति बनी। और गाजा का मुद्दा? हाँ, गाजा पर युद्ध विराम और वो 2 स्टेट सोल्यूशन की मांग भी दोहराई गई। ठीक है। चलिए अब थोड़ा देश की इकोनॉमी पर आते हैं। विश्व बैंक का डेटा आया है जीनी इंडेक्स को लेकर। भारत की स्थिति सुधरी है ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, भारत अब दुनिया का चौथा सबसे समान देश बताया जा रहा है। जीनी इंडेक्स 25.5 है। ये 2011 में 28.8 था, तो मतलब सुधार तो है। याद रखिए, जीनी इंडेक्स 0 के जितना करीब, उतनी ज्यादा समानता। तो इसका कारण क्या मान रहे हैं? देखिए, मुख्य कारण तो गरीबी में कमी है। करीब 17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। फिर वो जनधन योजना, आधार, डीबीटी, आयुष्मान भारत, पीएमजीकेवाई जैसी जो सरकारी स्कीम्स हैं, उनका भी बड़ा रोल है। ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन क्या यही पूरी पिक्चर है? कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी बहुत अनइक्वल है। हाँ, आप सही कह रही हैं। ये एक चुनौती तो है। मतलब टॉप 1% आबादी के पास देश की करीब 40% संपत्ति है। बाप रे। जी, तो सुधार के बावजूद ये जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है या पुरानी गरीबी रेखा है, ये मुद्दे दिखाते हैं कि मतलब स्ट्रक्चरल असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। रास्ता लंबा है। सही कहा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और इंडेक्स है, पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी एनईआर का एसडीजी इंडेक्स। नीति आयोग ने इसका दूसरा एडिशन जारी किया है। जी, ये दूसरा संस्करण है। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 121 जिलों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज पर क्या प्रगति हुई है, उसे ट्रैक किया जाता है। और क्या निकल कर आया है इसमें? अच्छी बात यह है कि करीब 85% जिले फ्रंट रनर कैटेगरी में हैं। मिजोरम का हनाथियाल जिला टॉप पर है। अच्छा। और अरुणाचल का लोंगडिंग जिला सबसे नीचे है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब इसका क्या महत्व है? देखिए, ये इंडेक्स न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को दिखाता है, बल्कि जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, विकसित भारत एट 2047, उसे पाने के लिए इन इलाकों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में ये बहुत हेल्प करता है। ओके, अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखें तो आरबीआई ने एक बड़ा वीआरआर ऑक्शन किया है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन। ये क्या चीज है? जी, आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए का 7 दिन का वीआरआर ऑक्शन किया। इसका सीधा सा उद्देश्य है बैंकिंग सिस्टम में जो एक्स्ट्रा नकदी मतलब लिक्विडिटी है, उसे कुछ समय के लिए सोख लेना। इससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई के दबाव को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट का एक टूल है एक तरह से। समझ गए। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में भी एक नई पहल हुई है, भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल, गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय शुरू हुआ है। इसका नाम अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया है। अच्छा, अमूल वाले? जी, इसका लक्ष्य है डेयरी, रूरल क्रेडिट, फिशरीज, लॉ, कोऑपरेटिव फाइनेंस, इन सब फील्ड्स में अगले 5 साल में करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक नई दिशा दे सकता है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगता है। खैर, अब आते हैं एक कानूनी मुद्दे पर, फोन टैपिंग। इस पर हाल में 2 हाई कोर्ट्स के अलग-अलग व्यूज आए हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग मामला है।
दिल्ली हाई कोर्ट में वो आकाशदीप चौहान केस में कहा कि करप्शन जैसे आर्थिक अपराधों में अगर टैपिंग होती है तो उसे पब्लिक सेफ्टी का हवाला देकर उचित माना जा सकता है। ओके। लेकिन दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने पी किशोर मामले में बिल्कुल साफ कहा कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी का खतरा नहीं है तो फोन टैपिंग गैरकानूनी है। ये प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। तो मतलब कानूनी स्थिति क्या है, इस पर कंफ्यूजन है? देखिए, कानूनी आधार तो टेलीग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 52 और रूल 419A है, और पीयूसीएल जजमेंट 1997 भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि टैपिंग का ऑर्डर सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे होम सेक्रेटरी ही दे सकते हैं और उसका रेगुलर रिव्यू होना चाहिए। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश है कानून में। अच्छा, एक और पहला है देश में। मेरठ कैंटोनमेंट में भारत का पहला अश्व रोग मुक्त क्षेत्र यानी EDFC बना है। जी, इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH से मान्यता मिली है। इसका मकसद है ग्लैंडर्स और सुर्रा जैसी बीमारियों से मुक्त एक्सपोर्ट क्वालिटी घोड़ों के लिए एक सेफ जोन बनाना। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे भारत ग्लोबल हॉर्स ट्रेड में एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर बन सकता है। संभावनाएं बढ़ेंगी। चलिए, ये अच्छी खबर है। यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के साइंटिस्ट ने सूरज के निचले एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे मिनिएचर कोरोनल लूप्स खोजे हैं। मिनिएचर कोरोनल लूप्स? जी, ये छोटे प्लाज्मा लूप्स हैं। ये सूरज की एनर्जी प्रोसेस को समझने में नई जानकारी दे सकते हैं। वाह! तो ये थी 8 जुलाई 2025 की कुछ खास सुर्खियां। डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, लॉ और साइंस का एक मिला-जुला पैनोरामा कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये सारे टॉपिक्स ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमें अपने आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ भी देते हैं। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है और साथ ही देश के अंदर सुधारों और चुनौतियों से भी निपट रहा है। ये सोचने वाली बात है कि ये अलग-अलग डेवलपमेंट्स और कानूनी व्याख्याएं जो हो रही हैं, ये भविष्य में भारत की दिशा को कैसे प्रभावित करेंगी। खैर, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जुडिशियल ड्रीम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के विश्लेषण के साथ।